थोड़ी देर में ये ऐसे होने वाला होगा। ऐसे चल रहा होगा ना ये, यहां पे रहा होगा एक पॉइंट, फिर यहां पे रहा होगा, अरे यहां पे रहा होगा, फिर यहां पे रहा होगा, फिर यहां पे रहा होगा, फिर यहां पे हो गया होगा ना, फिर यहां पे, फिर यहां पे ऐसे। तो जो पॉइंट है टॉप पे गया होगा, फिर नीचे आ गया होगा, या ऐसे चला होगा। ऐसे ही हुआ होगा, और फिर से यही शुरुआत हो गई होगी ना, फिर से ऐसे ही हुआ होगा, और फिर से ऐसे ही हुआ होगा। इस पाथ को क्या बोलते हैं? साइक्लोइड पाथ का। अब डिटेल देखते हैं, ये डिस्टेंस तो निकालेंगे ही, इसको देखते हैं कि ये पाथ कहाँ से आया है, इसका इक्वेशन क्या है, और भी कुछ पूछा जाएगा तो और क्या क्या बताया जा सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कॉर्नर हो जा रहा है ना, फिर ऐसे। कल अपनों क्लास है 7 बजे केपी सर, 8:30 बजे केमिस्ट्री नाग सर, 10 बजे मैथ्स जाजू सर, 12 बजे मेरा है। तो ये देखना है कि आखिर ये पहले तो यही आता है, पहले परसेप्शन आता है, पहले तरीका आता है कि हो क्या रहा है, उसके बाद हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन के नाम में मैं अलग से बना देता हूं यार। यदि मान लो यहां पे यदि शुरू में रहा हो और थोड़ा ये आगे बढ़ गया हो ऐसे, ये y मान लेते हैं x ना, इस पॉइंट को देखते हैं, ये पॉइंट यहां हो गया होगा ना, मान लेते हैं थीटा है, तो ये जो पॉइंट है यदि हम लोग एक्स वाई मान ले, इसको पॉइंट को इमेजिन कर पा रहे क्या हो रहा है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये ऊपर गया नीचे आ गया ना ऐसे। तो मान लेते हैं कि कितना एंगल घूम चुका है, ये रोल तो कर ही रहा है, तो कितना एंगल घूम चुका है, ये थीटा घूम गया है। और यदि ये v से चल रहा होगा और ओमेगा से घूम रहा होगा, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, v बराबर ओमेगा आर ना, हाँ v बराबर ओमेगा आर लिखेंगे। और ये थीटा की वैल्यू टी मान लेते हैं, टी टाइम में घुमा है ना, टी टाइम में ये हुआ है, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। ये भी आ गया कि थीटा क्या है ना। अब हमको ये बताओ कि ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट ये वैल्यू कितना है, यदि थीटा जितना लेंथ ये होगा ऐसे करने में यहां पे आने वाला है, ये आर थीटा है, तो ये भी तो आर थीटा है। अरे यार यही ना, जो लेंथ ये वाला होगा वही ना आगे बढ़ा है, इसको ऐसे कर देंगे तब तो यहीं पे चला आएगा ये वाला। तो ये लंबाई कितनी है, तो ये भी कितनी है, आर थीटा है ना। एक्स वाई को लिखने जा रहा हूं मैं, इसे एक्स कहते हैं, ऐसे वाई कहते हैं ना। जरा यहां से देखो तो, ये आर है ये वाला, तो ये कितना है,
और ये कितना है? ये है आर साइन थीटा, और ये वाला है आर कॉस थीटा। तो ये कितना है? सो वाई तो लिखने जा रहा हूं मैं। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? आर माइनस आर कॉस थीटा, और आर माइनस आर कॉस थीटा मतलब कितना? आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी ना, सही है। एक्स भी लिखने जा रहा हूं, एक्स तो यही है ना। तो हम लोग ये पता है ना कि ये टोटल कितना है? आर थीटा है, और ये कितना है? आर साइन थीटा। ये यहां से आर साइन थीटा है, तो ये कितना है? आर थीटा मतलब आर थीटा माइनस मतलब कितना? आर ओमेगा टी माइनस आर साइन ओमेगा टी। ठीक है। मतलब मैं तो ये कहूं कि यदि इमेजिन करिए कि मैथ्स में इसको दे दे ऐसे ही, तो हो सकता है। अरे मैथ्स में क्या होता है, टी की जगह एक्स होता है, और क्या है, टी की जगह कुछ और हो जाता है एक्स, और ये कोई किसी और फॉर्म में है ना, वेरिएबल। तो अभी मैथ्स वाला आएगा जो इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि यदि दे दे और कहे ग्राफ खींचिए, पाथ कैसे निकालेंगे? एक्स टी के टर्म में है, वाई टी के टर्म में है, तो पाथ कैसे आएगा? एक्स वाई रिलेशन निकालेंगे तभी पाथ आएगा। तो कितनी अच्छी बात है ये कि पूरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। देख रहे हैं ना ग्राफ इसका, ऐसे ऐसे ग्राफ देख रहे हैं, वही रिप्रेजेंट करने वाला। कैसे निकाला जाता है एक्स वाई रिलेशन? एक जगह से लेके दूसरी का सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस बार नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ है ना, इस बार टी है। तो यहां से टी निकाल के यहां रखना कठिन लग रहा है, लेकिन यहां से निकाल के वहां रखना आसान लग रहा है। तो रखो और बताओ कितना है। इससे ये तुम्हें पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पहले ये जानना होता है कि क्या हो रहा है। इससे काफी कुछ सीख सकते हैं, बियॉन्ड कोर्स नहीं है, भले ऐसा लग रहा होगा क्योंकि किताबों में तो कम किताबों में दिया, रोडो में आपको मिल जाएगा इस टाइप का। तो ये HCV में तो नहीं मिलेगा, ये सब बहुत कम किताबें में। सो नया तो है नहीं ये। सो ये इसमें यहाँ पे कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पाथ कैसा है, तो इसके लिए पहले ये देखना होता है हो क्या रहा है, फिर उसका स्टडी आप भी कर सकते थे। कोई बहुत कठिन चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। एक्सप्रेशन भले ही कठिन आ जाए, लेकिन सोचने में तो ठीक लग रहा था कि हाँ ऐसे निकाला जा सकता है। आप लोग निकाल पाए? बताइए। एक्स बराबर क्या है? एक्स बराबर आर ओमेगा, हाँ ओमेगा कट जा रहा है क्या? एक्स बराबर आर ओमेगा टी की जगह रखना था ना। तो ओमेगा कहां कट रहा है यार? ओमेगा कट रहा है। कॉस इनवर्स, अच्छा वो जब ओमेगा डिवाइड करोगे तो कट रहा होगा ना। हाँ तो क्या हो रहा है? आर कॉस इनवर्स, हाँ आर माइनस वाई बाई आर। मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना? टी यहां से निकाल के यहां पे रख रहा हूं, है ना। यदि यहां टी निकाल दे तो टी कितना आने वाला बताओ? यहां से टी निकालोगे तो कितना आएगा? कॉस इनवर्स आर माइनस वाई बाई आर।
इंटू ओमेगा 1/ओमेगा, यही आ रहा है। तो इस टी को यहां 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 रख दीजिए, तो क्या मिलने वाला है? माइनस R/ओमेगा, नहीं माइनस आर ना, साइन कॉस इनवर्स R माइनस, अब इमेजिन करो कि एक्स वाई यही दिया हुआ है मैथ्स में ना, और कहा जाएगी इसका ग्राफ खींचो, तो हमको नहीं लगता है ग्राफ खींचे होगे वहां पे। वहां के लिए तो बियॉन्ड कोर्स हो गया होगा ना, मैथ्स के लिए तो बियॉन्ड कोर्स है, लेकिन खटाखट खींचा हूं, देखिए कितना अंतर है फिजिक्स में और मैथ्स में। मतलब फिजिक्स में ग्राफ तो हम लोग उसके चलने से खींच दिए थे, निकाले भी नहीं थे क्या है, पता भी नहीं था कि इक्वेशन क्या है उसका, लेकिन उसके चलने के कारण कैसे हो रहा है उसको हम लोग ना खींच लिए थे। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। यदि इसका कहा जाएगा कि इसका ग्राफ खींचिए, तो इसका ग्राफ ये देखिए, ग्राफ यही है, इसको y मान लीजिए, देखिए ये y है और ये x है, और इसका ग्राफ ये है, देखिए इसी का ग्राफ है। अब रही बात की डिस्टेंस, एक चक्कर में कांटेक्ट पॉइंट कितना दूर चल रहा है, या कोई भी पॉइंट एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये तो बता सकते हैं ना। और आईटी में हाफ रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, हाफ रिवोल्यूशन में। बताओ हाफ रिवोल्यूशन मतलब यहां पहुंचेगा तो ये दूरी कितनी होगी, पाई आर, और ये वाला 2r, तो अंदर ये दूरी ना, ये दूरी अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, डिस्टेंस 4r, डिस्टेंस कितना 8r बताया था ना, तो उसी का आधा। लेकिन 8r कैसे आएगा? तो अभी तो हम लोग अभी तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाले हैं। यदि मैं कहता हूं कि स्पीड वेरिएशन बताइए, और स्पीड वेरिएशन ऑफ अ कांटेक्ट पॉइंट, एनी कांटेक्ट पॉइंट, तो यहां से Vx Vy निकाल लोगे, अब फिर नेट ले लेना एज ए फंक्शन, तो करो जल्दी से Vx Vy निकालो। जब अब तो ये 1D 2D टाइप का हो गया यार, 2D खूब पढ़े हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट एक्स वाला अपना अलग, वाई वाला अपना अलग है। यहां से देखो, इसको मैं यूज कर रहा हूं ना, देखिए तो Vx बराबर dx बाई डी टी, हाँ dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, r ओमेगा माइनस r ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और वी वाई बराबर डी वाई बाई डी टी बराबर आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। सही है। यदि वी एक्स वी वाई मिल गया टी के फंक्शन में, सो स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट कॉन्टेक्ट पॉइंट आफ्टर टाइम टी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के तो tan थीटा वही एंगल बताओगे, सो tan थीटा बराबर वी वाई बाई वी एक्स किसी मोमेंट पर। इस समय इसकी वेलोसिटी जानते हैं, इस समय किधर की तरफ देखो, ऐसे है, इधर ऐसे कहीं है,
तो कितना है, क्या करोगे, tan थीटा बराबर वी वाई बाई वी एक्स, जो आएगा आएगा। लेकिन फिलहाल स्पीड तो निकाल सकते हो जो फंक्शन ऑफ टाइम, कितना आएगा बताओ। स्पीड, स्पीड कहीं भी स्पीड कितना ही होता है, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस, सो व्हाट इज वी, कितना हुआ, आर ओमेगा, 2r ओमेगा आ रहा है क्या, पूरा पहले लिख देता हूं, कितना आ जाएगा, अंडर रूट वी एक्स आर ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा आप लोगों को, हाँ, किसी को और सिंप्लीफाई कर लेना, जितना आएगा आएगा, इसको थोड़ा आर ओमेगा कॉमन में ले लेना, स्क्वायर कर लेना, कितना 2 आर ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2, ये तो बड़ा छोटा हो गया यार। टू आर ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2, चेक करें क्या इसको, चेक करें, शुरू में चेक करेंगे कितना स्पीड है, 0 होना चाहिए, तो रखो तो 0 होना चाहिए, देखो यहीं पे ना ये वाला, और जब घूम के यहां पहुंचा है तो कितना घूम गया जरा बताओ तो, 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 तो इतने पे घुमा होगा ना, ऊपर जाना मतलब कितना घूम जाना, पाई, तो पाई रख के देखें 2 भी आना चाहिए, तो पाई रखेंगे ये वाला ओमेगा टी की वैल्यू पाई, या टी की वैल्यू पाई बाई ओमेगा कर लो, पाई घूम जाना तो कितनी देर में घूम जाना, पाई बाई ओमेगा, तो इसको रखोगे टी की वैल्यू रखोगे पाई बाई ओमेगा, तो ये पाई बाई 2 होगा और ये 1 हो जाएगा, ये 2 आर ओमेगा 2 भी सही लग रहा है। एक चक्कर बाद फिर से 0 हो जाना चाहिए, हैं, तो रख के देखो एक चक्कर बाद 0 हो गया, तो सही आ रहा है ना। इसका मतलब यदि स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो इसका मतलब फिर तो मॉड वी dt करके इंटीग्रेट ही तो करना है, तो कर लो, आंसर आ जाएगा। कहीं भी डिस्टेंस क्या होता है, मॉड वी dt ना, कहीं भी होता है, कहीं भी मतलब कहीं, हाँ, करो जल्दी से। डिस्टेंस देखिए, कहीं भी डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का वर्ड, डिस्टेंस मतलब पूरा एक्सप्रेशन फिर से याद दिला दूंगा आपको, देखिए इसे मॉड ds देखिए इधर देखिए, मॉड ds विदाउट डायरेक्शन, मॉड ds। अच्छा ये मॉड नहीं लगाता तो s डिस्प्लेसमेंट, ds वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या देता है, और ds वेक्टर के मॉड का इंटीग्रेशन क्या देता है, डिस्टेंस। थोड़ा और सुन लो, तब थोड़ा और आगे सुन लो, वेलोसिटी वेक्टर dt के साथ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका मॉड क्या देता है, और क्योंकि dt तो पॉजिटिव होता है, क्यों dt पॉजिटिव होता है, टाइम तो आगे ही बढ़ता है, किसी भी चीज का डिफरेंशियल चेंज या चेंज, डिफरेंशियल चेंज या चेंज मतलब कोई भी चेंज, डिफरेंशियल चेंज मतलब छोटा चेंज, निगेटिव तब होगा जब डिक्रीजिंग होता होगा, तो टाइम डिक्रीजिंग तो होता नहीं है, तो dt क्या है, तो लगाऊंगा पूरा मॉड, और केवल लग जाएगा कहां, क्योंकि dt तो वैसे ही पॉजिटिव, उस पर क्या मॉड लगाओगे, क्लियर। सो मॉड वी dt क्या देता है, अब वी dt क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। आगे करें, बताओ मॉड वी क्या लिखें, हाँ, 2 आर ओमेगा साइन ओमेगा t बाई 2 dt,
कहां से कहां तक टाइम है ना ये। तो एक चक्कर मतलब कितना टाइम, 2π/ω। कितना टाइम, इंटीग्रेट करके देखो कितना आता है। एक चक्कर तो घूमेगा ना, एक चक्कर तो 2π/ω में ही ना घूमेगा यार। तो आप देखें कि इसकी वैल्यू आ रही है 8R। कर लिए। अभी बताओ, यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये जो टॉप पे जब जा रहा है, जब ये टॉप पे जा रहा है यहां पे ऐसे, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे कितना है? हैं? जब ये टॉप पे जा रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बता सकते हैं कि इस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? टू आर। नहीं तो हाँ 2R। उस समय इंस्टेंटेनियस वाला सोच के बता रहे हो। हाँ 4R आंसर है। कैसे? तो कैसे सोचे वही तो पूछ रहा हूं। हाँ 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 सही बोल रहा है। और बहुत सारी जगह कई किताबें बहुत लंबा कर दिए हैं, यदि कहीं किए भी हैं, कुछ बच्चे अजीब किताबें लेके आते हैं तो ये सही पकड़ा है। वो छोटे में आप कर सकते हैं इसको, वही मैं बताने वाला था कि बता दिया। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इसमें मैं भी बड़ा सोचा हूँ कि किसी मोमेंट पे यदि मैं कहता हूँ कि इस समय एक्सलेरेशन कितना है तो बड़ा घातक लग रहा है। पता नहीं, स्पीड नहीं मालूम है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मालूम है, टेंजेंशियल एक्सलेरेशन नहीं मालूम है, रेडियल एक्सलेरेशन नहीं मालूम है, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि उस समय एक्सलेरेशन कितना है। कितना एक्सलेरेशन है याद है आप लोगों को? v²/r ही है, क्योंकि चलने के कारण एक्सलेरेशन तो था नहीं, और घूमने के कारण सबका एक्सलेरेशन कितना था? हमेशा v²/r था। नेट हमेशा v²/r ही है। तो इसी का फायदा उठा के हम लोग यहाँ बता सकते हैं। वैसे हम लोग के पास दो ऑप्शन है करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। एक है कि एक्स वाई निकालते और कौन सा फॉर्मूला लगाते, कहाँ है यार फॉर्मूला, ये लगाते रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी एक्स वाई पॉइंट इज इक्वल टू 1/dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2/d2y/dx2। और नहीं, अच्छा हाँ नहीं, अभी तो इतने करने से थोड़ी आएगा। अभी तो ये सब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे, और इसको करोगे, उसको नहीं डी इसको करोगे dy/dx करोगे, फिर निकाल के अभी कौन सा पॉइंट रखना मालूम है ना? एक्स वाई। देखो x की वैल्यू πr और y की वैल्यू 2r, उसमें रखोगे, लास्ट में तुम्हें मिलेगा 4 आ रहा है, लेकिन मिलेगा आपको 4r मिला। मैं देख चुका हूं, आप लोग भी कर सकते हैं घर पे। वैसे करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कितना सही है ना। हमेशा देखो, डिस्कवरी और इन्वेंशन तभी आप कर सकते हैं जब किसी किए हुए कामों को शक की निगाहों से देखें आप। न्यूटन ठीक थे क्या ऐसे? तभी तो, नहीं तो लोग 250 साल तक कहाँ क्वांटम नहीं आ पाए ना। जो शक की निगाहों से देखते थे उनको सप्रेस कर दिया, थोड़ा क्वांटम और डिले हो गया, नहीं तो और पहले आ गया होता। जो 100 साल बाद जो आने वाली चीजें होंगी जो हम लोग नहीं देख पाएंगे, 100 साल तो नहीं रहोगे।
अरे यार 18-20 साल के तो 100 शतक थोड़ी मार पाओगे तुम लोग। तो लेकिन हम लोग देख रहे वो होते, जो आगे वाला है अभी आज देख रहे होते, लेकिन अफसोस, लेकिन ये मतलब रिग्रेट हमेशा रहेगा नहीं, हमेशा रहेगा कि चलो 100 साल आगे वाला देख रहे होते, ऊपर अगला 100 साल तो नहीं देख रहे होते, तो ये वाला रिग्रेट आपको हमेशा बना रहेगा। कोई बात नहीं, दुनिया यही है, चलता रहता है। सो आप करके देख सकते हैं इसको कि वो कितना ट्रू है, कितना सही है। आप लेकिन एक चीज है, यदि यहाँ पे छोटे में करें हम लोग, तो यहाँ पे छोटे में, तो जिस मोमेंट पे जब यहाँ पहुंचा था, लिख सकते हैं, लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्रेस्ड बाई अ पार्टिकल एट टॉप ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर traced by a particle at the top of disk, rolling disk। इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता भी चलना चाहिए निकाल क्या रहे हो, पता लिख रही 4R केवल, बाद में नहीं है क्या ये रेडियस इसका आर था, तो कैसे निकालेंगे बताइए। अब बताइए इस मोमेंट पे हम लोग के पास स्पीड था ना, पाथ तो मालूम ही है कि किस पे चलना है उसको, तो इस मोमेंट में इसकी स्पीड कितनी थी 2v, और आपको पता ही है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो हमेशा कितना रहना है, इसकी कम चर्चा की गई है। तो मैं बहुत बारीकी से देखा तो हमें यह समझ में आया कि पार्टिकल किसी भी मोमेंट पे कभी कहीं क्यों ना हो, एक्सेलरेशन तो v² ही होगा, है ना। तो ये बताओ कि जिस समय यहां पे जब आया था तो रेस्ट में था ना, एक्सेलरेशन कितना था v²/r, v कितना था इसका, 0 था, ω² इंटू r था ना, कितना कितना एक्सेलरेशन था, ω² इंटू, तो v इसका कितना है 0, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 0, कॉर्नर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, तो v²/r कितना हो गया 0/0, और 0/0 की वैल्यू मैं बताऊं ω² होता है यहां पे दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये और ज्यादा ब्यूटीफुल आपको लग रहा होगा कि लिमिट यहाँ पे तो बल्कि हम लोग रख भी नहीं पा रहे हैं कि टेंडिंग टू 0 जो लिमिट मैथ्स में पढ़ते वो भी नहीं रख पा रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे v²/r के नाम पे देखने पे v 0 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 है, 0/0 है, और 0/0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये केस टू केस वेरी करती है। आप लोग देखे होंगे 0/0 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0/0 may be 1, may be 2, may be -1, may be infinite, may be 0, may be anything। so यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ω² है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी इसमें भी मैं सोचा था कि अच्छा ये भी कितना इंटरेस्टिंग है कि 0/0 की वैल्यू यहाँ पे ω² है। एनीवे यहाँ पे निकाले, ये लो तो एक्सप्लेन कर ही दिया कि इसका एक्सेलरेशन पहले से जानते भी थे, और किस तरीके से पाथ के अनुसार v²/r के अनुसार कितना होना चाहिए। एनीवे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें, इसी का पार्ट है क्या, हाँ इसी का पार्ट है। इस समय कितना स्पीड से चल रहा है ये 2v से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कुछ होगा जो भी r मान लेते हैं इस मोमेंट पे r। तो एक्सेलरेशन हम लोग को पता तो है ही ना, एक्सेलरेशन कितना है यार v²/r ना, स्पीड। और इस मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज इन स्पीड रेडियल एक्सेलरेशन है भी, a बराबर v²/r है, ये वैल्यू है v'²/r। सो v²/r है, तो इसकी जगह क्या रख लें 2v² एक्सेलरेशन, 2v² बराबर v²/r। What is value of r? 4r।
हम्म, वही तो बता रहा था। लेकिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी मोमेंट, हम लोग उस मोमेंट पे ले तो रहे हैं, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे पीछे लेके थोड़ा सा डिस्टेंस लेके होता है, और कई पॉइंट लेना होगा, एक पॉइंट से तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक ही मोमेंट पे उसी एक पॉइंट से रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं डिफाइन होता है ना, थोड़ा सा आगे पीछे कर्वेचर होता है, तो कर्वेचर में पॉइंट लेना है। यदि थोड़ा आगे पीछे नीचे पॉइंट ले लोगे तो फिर वो वाला कहानी खत्म हो गया है। जो पॉइंट पे लेके घुमाने वाला कोशिश कर रहे थे, जो बता रहा था, समझ में आ रहा है? एक पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। अच्छा हाँ, होता एक ही पॉइंट पर है, कंसिडरेशन में थोड़ा सा लेना होता है, होता तो एक ही है, वो लिमिट वाले में केस में जा रहा है ना, लिमिट में जा रहा है, होता तो एक ही जगह है, कहते एक ही जगह है, कहते हैं वेलोसिटी, तो कहते एक ही जगह है, लेकिन वेलोसिटी ऐसे थोड़ी डिफाइन है, एक जगह कभी डिफाइन है, एक मोमेंट पे वेलोसिटी डिफाइन ही नहीं है, लेकिन फिर भी डिफाइन किए ना हम लोग, क्या मान के? थोड़ा सा टाइम, क्योंकि वेलोसिटी तो तभी आएगी जब थोड़ी सी चली गई, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा टाइम लगा होगा, डिवाइड करें तो मिलेगा, इसके अलावा कोई तरीका तो है नहीं, शुरू में भी बताया होगा 1D में ये। तो हम लोग देखे कि पूरा डिटेल जितना भी रोलिंग का हो सकता है, पाथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैल्यूज और इक्वेशन, एक्स वाई इंडिपेंडेंट, स्पीड, है ना, एक एक चीज हम लोग निकाल लिए, डिस्टेंस का वर्ड, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी कर रहा है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना हो सकता है? 4r, मिनिमम कितना? 0। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज फ्रॉम 0 to 4r. There is a range of radius of curvature traced by particle. तो एक्सेलरेशन कहां से कहां तक? कांस्टेंट है हमेशा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है। स्पीड कहां से कहां तक? 0 से 2v, 0 से 2v। तो रोलिंग हम लोग को समझ में आया? अच्छा, इसी आप लोग को याद है कि रोलिंग से पहले जब वो घूम के नीचे जा रहा था तो मैं कहा था कि देखो रोलिंग वाला इक्वेशन लगा रहा हूँ, v बराबर ओमेगा आर, ए बराबर अल्फा आर, है ना, तो लगा रहा था, यही वाली बात कर रहा था कि हम लोग रोलिंग भले ही आगे पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। तो रोलिंग के जो इक्वेशन है वो तो सब हो गए, लेकिन अब ये रोलिंग शुरू होगा तो फिर अब आगे भी चलेगा। अब इतना केवल यही नहीं पढ़ेंगे कि रोल कर रहा है तो उसका स्पीड कितना है, एक्सलेरेशन कितना है, उसका पाथ क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए। डिस्क, क्वेश्चन लिखो, डिस्क कॉमा रिंग, डिस्क कॉमा रिंग कॉमा hollow sphere and solid sphere of same mass and same radius, of same mass and same radius, are left from rest, simultaneously from same position, on sufficiently rough inclined plane for pure rolling, on sufficiently rough inclined plane for pure rolling. Then find which body will reach to the bottom first. Then find
विच बॉडी विल रीच टू द बॉटम फर्स्ट? आंसर नहीं पूछना, करके बताना है। जिनको क्वेश्चन कम समझ में आया उनको बता देता हूं मैं। क्वेश्चन ये है, यदि एक इंक्लाइंड प्लेन है और रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक साथ रिंग छोड़ा गया, डिस्क छोड़ा गया और हॉलो स्फीयर छोड़ा गया, सॉलिड स्फीयर छोड़ा गया, तो आपको बताना है कि कौन पहले पहुंचा होगा ना, यदि प्योर रूल करता हुआ ये जा रहा है तो। बहुत रियल लाइफ का है ना। देखिए इसको मैं छोड़ दूं ऐसे, देखो रोल कर रहा है, देखो छोड़ दूंगा तो रोल करते हो जाएगा। इमेजिन कर घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप कि आप घर पे कोई सॉलिड स्फीयर छोड़ दें तो कितना इंक्लाइन रहे। मान लीजिए स्मूथ है, थोड़ा कम इंक्लाइन करना हो, उसको सबको जाने देना है ना। तो आपको बताना है कि चार चीजें छोड़ दें तो कौन यहां पहले पहुंचेगा, ये बताना है आपको। सफिशिएंटली रफ है। सॉलिड स्फीयर, हाँ वेलोसिटी ज्यादा है, हाँ सबको बराबर टॉर्क देगा। चलिए मैं वैसे तो मैं क्वेश्चन बहुत छोटा सा पूछा हूं, बताऊंगा वो सारा चीज जो कुछ और भी पूछा जा सकता है, 1000 चीज बताने वाला हूं। पहले तो एक तो ये बता दूंगा कि पहले कौन पहुंचेगा, फिर उसके बाद मैं बहुत सारे एक टेबल बनाऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या संभावनाएं हैं। देखते हैं पूरा डिटेल, हो सकता है कि पूरा क्लास इसी में चला भी जाए, मे भी 1.5 घंटा डिस्कशन हो सकता है इसका। देखिए कैसे, ध्यान से सुनना। फिलहाल मैं एक सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडी मान के चल रहा हूं और इसका इनर्शिया आई ले रहा हूं, बाद में रख के देखेंगे कि क्या हो रहा है ना। सारे के लिए कॉमन कर लेते हैं। सो ये नहीं कर रहा हूं कि रिंग है या डिस्क है या हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बल्कि एक सर्कुलर बॉडी है जो रोल करके इसे नीचे जाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, फिर से शुरू हो गया डायनामिक वाला। हालांकि इससे पहले भी डायनामिक था लेकिन उस तरह का नहीं था कि 1D 2D टाइप का थोड़ा इक्वेशन निकाल के कुछ करना था। सो फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, नीचे mg, नॉर्मल नॉर्मल ऐसे, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट है तो नॉर्मल है। अब ये कंप्लीट नहीं है ना,
कंप्लीट होता तो क्या हुआ होता, कंप्लीट नहीं है, स्मूथ होता तो क्या हुआ होता, ये मान लेते हैं स्मूथ है, तो देखो ऐसे ऐसे सरक रहा होता है। mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना, mg साइन थीटा, और इधर की तरफ ये दोनों क्या हो जाते हैं, और इसको सरका के कौन लेके चला जाता है, और ये घूमता नहीं। आप यदि रियल लाइफ में देखते हैं घूमता हुआ तो उसको कौन घुमाता है, फ्रिक्शन। यदि स्मूथ हुआ तो घूमेगा नहीं ना, तो थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान लेता कि फ्रिक्शन पता कर ले किधर लगेगा, तो बताओ थोड़ी देर के लिए स्मूथ मानोगे तो ये किधर सरक रहा होगा, और फ्रिक्शन है तो सरकना नहीं देना चाहता है पीछे, ये देखो फ्रिक्शन सही है। अब फ्रिक्शन को ये मत लिख देना म्यू एम जी कॉस थीटा मत लिख देना, केवल एफ है, वो म्यू एन या म्यू एम जी कॉस थीटा जो दिख रहा है वो फ्रिक्शन नहीं होता। तो होता क्या है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो फ्रिक्शन नहीं होता है ना, ये जानना चाहिए, केवल एफ होता है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं इस पे ये देखिए रोल कर रहा है, ये रोल कर रहा है ना ये, और यदि मैं कहूं कि यदि ये रोल कर रहा है और मैं कहूं इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा था, मी एम जी कॉस थीटा थोड़ी लग रहा था, कम लग रहा होगा, उससे पता भी नहीं है कितना लग रहा है, देखेंगे अभी बाद में। नीचे ही जाना है इसको इधर, तो दो इक्वेशन लिखना है। अब आगे से फिर से देखिए वही आ गया, दो इक्वेशन लिखने वाला, पिछले वाले क्वेश्चन में तो नहीं था, लेकिन अब फिर से अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ फिर से, और अब वो दो इक्वेशन वाला आएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, तो फिर उसका अपना एक कैरेक्टर होगा, फिर उसको पढ़ लेंगे, तो फिर मिला के फिर से आ जाएगा एफ बराबर में टाउ बराबर अल्फा। फिर टॉपलिंग पढ़ लेंगे तो फिर उसका अपना कैरेक्टर होगा और कंडीशन होगा टॉपलिंग का, और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन में सब चले आएंगे, जिसमें से आपको तीन इक्वेशन लगा रहे होंगे आप लोग, टाउ बराबर आई अल्फा, एन एफ बराबर एम लगा ही रहोगे, टाउ बराबर आई अल्फा, एफ बराबर एम ए, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी। सो मिसलेनियस में 5 ऐसा होगा, तब पांचों लगा के आप, रोटेशनल तो पांचों लगेगा है ना, सो रोटेशनल में पांचों लगेगा, और इसीलिए कठिन भी है क्योंकि सब पीछे वाला तीनों तो लगने ही वाला है, 2 ठो और ऐड हो रहा है, तो ये है। फिलहाल अभी सेपरेटली इसको पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है। सो ब्रेक करता हूं क्योंकि मोशन इसके लॉन्ग होना था, लाइन मालूम ही है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। थीटा 90 मास थीटा, अगेन थीटा ना, सो थीटा तो इधर की तरफ कितना, एम जी कॉस थीटा, आपको पता भी है कि एक परपेंडिकुलर यही होता है, और इधर की तरफ एम जी, तो जब आप बॉल को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ते हैं तो इसको कौन ले जाता है, यही, और ये क्या करता है, अपोज करता है, ये अपोज करता है। एफ बराबर एम ए लिखने जा रहे हैं, उसके लिए रोटेशनल के थ्योरी की जरूरत नहीं थी, एफ बराबर एम ए लिखें, मान लेते हैं कि कितने से एक्सेलरेट हो रहा है, ए से, तो इक्वेशन एफ बराबर एम ए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए। अच्छा, आपका वो वाला जो ब्लॉक एनएलएम में पढ़ते थे, ब्लॉक सरकता था, वो वाला नहीं रहा। जब ब्लॉक नीचे जाने लगता था तो उसे सरकना मानते थे और मैक्सिमम लगने लगता था, लेकिन इस बार मैक्सिमम क्यों नहीं लग रहा है, सरक नहीं रहा है। सरकेगा तो मैक्सिमम लगेगा, सरकेगा तो लगेगा, लेकिन सरक नहीं रहा है, क्योंकि पढ़िए मैं लिखा हूं कि प्योर रोल कर रहा है, सफिशियंटली रफ है फॉर प्योर रोलिंग ना, सफिशियंटली रफ फॉर प्योर रोलिंग। अच्छा हाँ, ये अगला इक्वेशन टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ अबाउट टू, आई अबाउट टू, अल्फा अबाउट टू। अच्छा, ए से चल भी रहा है और कितने से घूम रहा है, ये अल्फा से। यदि ए से चल रहा है और अल्फा से घूम रहा है तो फिर से वो वेलोसिटी और ओमेगा की तरह ही है। यदि मैं कहूं कि देखो, यदि मैं केवल ए से चलाऊं, घूमने न दूं, तो सारे पॉइंट कितने से चल रहे होंगे, ए से। अकेले यहीं पे घुमाऊं तो सारे पॉइंट घूम रहे होंगे अल्फा आर से, कितने से, तो ये वाला पॉइंट चलने के कारण आगे और घूमने के कारण पीछे। चलने का कितने एक्सप्रेशन से आगे, ए, और घूमने के कारण अल्फा आर, अल्फा नहीं, एक्सप्रेशन अल्फा आर, और रेस्ट में है ये एक्सप्रेशन ऐसे है ना।
इसके लॉन्ग एक्सेशन 0 है, वो वाला तो है ही, यदि मोमेंट जब वो v आ जाएगा तब। अभी फिलहाल तो v भी नहीं है यार। सो इसके अबाउट टॉर्क कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। यही मत करना सच, ये दुठ और है, इसी का है। यदि इन दोनों का ले भी लोगे तो भी वहीं से पास होता हुआ है ना, वहीं से तोड़ना भी है। ये नहीं कि तोड़ दिए लब से, यहां से फटाक से ऐसे तोड़ दिए और ऐसे तोड़ दिए, ये भी कई बार गलती हो जाती है। कई लोग mg sin थीटा यहां तोड़ के करते हैं, देखिए टॉर्क है, देखिए तो नहीं, सेंटर ऑफ मास से तोड़ना है, तोड़ना भी है। तो वैसे अच्छा है कि तो टॉर्क देखने के लिए आप mg देखिए, तोड़ के क्यों देख रहे हैं? फिर भी तोड़ के भी देखोगे और वहीं से तोड़ोगे तो 0 ही होगा। और चल रहा है कि नहीं बताओ? हाँ, जल नहीं रहा, चल रहा है कि नहीं? चल रहा है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? आवाज ठीक है, वो आवाज आ रहा होगा वैसे। सो इसके बहुत टॉर्क देखे तो, सो mg का टॉर्क बताओ, नॉर्मल का केवल टॉर्क इसी का है क्या? तो टॉर्क देखो F इंटू आर, इसके अबाउट टॉर्क F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, बाकी का तो 0 है, बराबर आई ए बाई आर। ये ए बाई आर कहां से? ए बराबर अल्फा से। अभी बताया था कि क्यों है, प्योर रोलिंग केस में तो होना ही है। अच्छा, प्योर रोलिंग केस में हमेशा होता है कि रेस्ट वाले सरफेस पे होता है, रेस्ट वाले पे, तो रेस्ट वाला है ये। ग्राउंड पे करिए चाहे रेस्ट इंक्लाइन पे, ट्रक पे करोगे तो ए बराबर अल्फा थोड़ी होगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे वी और वो सब था। तो 99% में रेस्ट वाले सरफेस पे ही होगा और ए बराबर अल्फा होगा रोलिंग केस में। ठीक है, ये जब भी ऐसा आता है तो आर डिवाइड कर लिया जाता है, सही है। इसको जोड़ लें, हमेशा अक्सर यही होता होगा, देखे होंगे कि ए बराबर एम ए और टाउ बराबर आई अल्फा को सॉल्व किया जाता है, अक्सर यही होता होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है? mg साइन थीटा बराबर m प्लस आई बाई इंटू ए। सो ए बराबर mg साइन थीटा बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ये वाला? चलो ऐसे देखो, कहा गया कि सारे रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबका मास सेम था, तो सबका ये सब सेम हो गया, मास सेम था, जी सेम होता है, ये थीटा सेम है ही, तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, रेडियस भी सेम था, तो आई ही डिसाइड करेगा ना, जिसका आई ज्यादा उसका ए कम, और जिसका आई कम उसका ए ज्यादा, और जिसका ए ज्यादा वो जल्दी से पहुंचेगा, यही ना लेके जा रहा है। बल्कि अल्फा नहीं, क्या देखना है? ए देखना है। अल्फा देखें तो अल्फा क्या करता है? घुमाता है, और ए लेके, तो कोई चीज चलने के कारण चलता है कि घूमने के कारण चलता है? घूमने के कारण लेके चले जाओगे, पर मान लो वो घूम रहे फैन तो दिल्ली चला जाएगा, वो चलने के कारण कोई चलेगा, घूमने के कारण कोई नहीं चलता है। तो अल्फा देख के नहीं, बल्कि क्या देख के? जो एक्सेलरेशन है उससे पहुंचेगा वो। सो ए निकाल लिए। यदि इनर्शिया का ऑर्डर लिखें तो आप देखिए, आई सबसे कम किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का। किसका होता है? सबसे कम होता है। इससे ज्यादा किसका होता है? हाँ, आई डिस्क का, हॉलो स्फीयर का और ज्यादा होता है, आई डिस्क, फिर आई हॉलो स्फीयर, और सबसे ज्यादा रिंग का। थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। इसका कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर, इसका
एम आई स्क्वायर बाई 2, इसका 2/3 एम आई स्क्वायर, इसका एम आई स्क्वायर। तो जिस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम याद किए हुए हैं, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इस तरह का ऑर्डर नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। और डिस्क और हॉलो स्फीयर में गड़बड़ा है। एम आई स्क्वायर के बगल में कितना? 0.4। एम आई स्क्वायर के बगल में यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.66 है, और यहाँ पे 1 है। एम आई स्क्वायर के बगल में 1 है, ये है। तो सबसे कम किसका आई होता है? सॉलिड स्फीयर का। सबसे कम किसका? लिख भी तो क्या यहां पे, इसका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, इसका 1/2 एम आर स्क्वायर, इसका 2/3 एम आर स्क्वायर, और इसका एम आर स्क्वायर। तो आप देखिए कि तो आई जिसका सबसे कम होगा उसका ए सबसे ज्यादा होगा, और ए सबसे ज्यादा होगा तो सबसे जल्दी पहुंचेगा वो। तो सॉलिड सबसे पहले कौन पहुंचेगा? उसके बाद कौन पहुंचेगा? डिस्क पहुंचेगा, जस्ट बाद, थोड़ी देर बाद। उसके बाद कौन पहुंचेगा? सबसे अंत में कौन पहुंचेगा? रिंग पहुंचेगा। वैसे तो एनसीईआरटी में और कई किताबों में सेम मास और सेम रेडियस दिया हुआ है, लेकिन जब मैं देखा तो ये पता चला कि कोई जरूरी नहीं है कि सेम मास और सेम रेडियस दिया जाए। यदि दोनों सबका सेम मास भी ना हो, रेडियस भी सेम ना हो, तो भी कौन सबसे पहले पहुंचेगा? हाँ, सॉलिड स्फीयर ही, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वैल्यू रखोगे ना, तो न मास रहेगा न रेडियस रहेगा। तो वो ध्यान नहीं दिए होंगे, सब गड़बड़ा गए होंगे हल्का सा। लेकिन मैं भी जानबूझ के उसी तरह का क्वेश्चन बनाया, क्योंकि वो एग्जाम में भी अब वहीं से उठाते होंगे कहीं से, तो वही कहेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए कोई जरूरी नहीं है कि मास सेम हो और रेडियस सेम हो। इमेजिन करिए कि 1000 टन का गोला, रिंग वाला, डिस्क वाला छोड़ा जाए। यदि 10 केजी का रिंग हो, 50 केजी का डिस्क हो, और हॉलो स्फीयर 100 केजी का हो, और साथ में एक तो सरसों छोड़ा जाए। रिंग बोला था मैं 10 केजी का, और डिस्क बोला था, और हॉलो स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के नाम पे क्या बोला था? तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा? सर से पूछेगा, दब जाएगा। वो आगे भाग चुका है, ये देखिए दबा दिए उसको। जो सबसे आगे भाग रहे उसी को दबा देता है। पहुंचेगा तब ना दबाओगे। अरे निकल गया होगा आगे ना। So independent of radius and mass. आप लोग क्या फ्रिक्शनल फोर्स बता सकते हैं कितना लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स यदि ए हम लोग के पास है, तो फ्रिक्शनल फोर्स केवल क्या रखना है? ए रख देना है क्या? तो जरा बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? सही है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, पर केस ये है कि ये प्योर रोलिंग है, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग है तभी ये है। यदि स्लिप होने लगेगा तो वैल्यू ये नहीं है, बल्कि स्लिप होने लगेगा तो वैल्यू कितना है? म्यू एम जी कॉस थीटा है, यदि सरकने लगेगा तो। अब वो टाइम आ गया कि मैं आपको वो बताऊं कि सारी चीजें जो टेबल वाला जो बोल रहा था कि बहुत देर तक हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पे, तो टेबल बना लेते, देखते हैं, इधर देखिए तो। यदि हम लोग इसको कहें रिंग है एक, और डिस्क है, और हॉलो स्फीयर है,
सॉलिड स्फीयर है। हालांकि देखो मैं भले टेबल बना रहा हूं लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा इक्वेशन लिखना है। एफ बराबर एम ए लिखना है, एक तो टाउ बराबर आई अल्फा लिखना है, और जो जो बॉडी दिया रहेगा उसका आई लिख देना है, और करते ही जो आपको जरूरत है सब मिल जाया करेगा। मैं जानबूझ के थोड़ा कंपैरिजन कर क्वेश्चन बना रहा हूँ थोड़ा ब्रॉडर सेंस में, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। मैं चाहता हूं कि जल्दी से सभी लोग आप लोग बता दीजिए कि यदि सफिशिएंटली रफ है और सबका रोलिंग है तो सबका ए कितना है, सब पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, कितने स्पीड से पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा, और आपको ये बताना है कि कितना स्पीड से पहुंचा, है ना, बताइए। और चाहे आप एक और मैं इसमें पूछ सकता हूं कि मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड कितना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए ना, मिनिमम म्यू फॉर प्योर रोलिंग ना। सो करिए म्यू मिनिमम। हाँ इसके लिए दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, वैल्यू एच या लेंथ कर सकते हैं कि एल है, एल दूरी है। फिलहाल कम से कम ये सब बता दो, टाइम के लिए तो आपको लेंथ चाहिए, इसके लिए भी म्यू मिनिमम के लिए नहीं चाहिए। तीन चीज तो बता ही सकते थे, म्यू मिनिमम, एफ एंड ए। करना क्या पता है ना आप लोगों को, आपको यहीं पे रखना है, केवल आई रख रख के आपको ए बताना है। फटाक से भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये जो रिक्त है हाँ, एक रिंग का कितना बता रहा है, जी साइन थीटा बाई 2, इसका डिस्क का 2g साइन थीटा बाई 3, इसका 3g साइन थीटा बाई 5, और इसका 5g साइन थीटा बाई 7। सबसे ज्यादा कौन सा, सॉलिड स्फीयर, इसीलिए सबसे पहले पहुंचा है। और अब देखिए कि इसमें क्या क्या नहीं आया, न मास आया ना रेडियस आया, तो ये है। तो जो दिया हुआ है किताबों में कि सेम मास सेम रेडियस, कोई जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन बता दीजिए फटाक से सभी लोग, सब पे फ्रिक्शन अलग अलग लग रहा है। कौन तो बता रहा था कि सेम लग रहा है ना, कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, फ्रिक्शन सेम नहीं लग रहा है, अलग अलग लग रहा है। तो जल्दी जल्दी बताइए फ्रिक्शन कितना कितना लग रहा है, सब पे बताइए। वैल्यू यहीं पे रखना है, देखिए आई आपको पता ही है, रिंग के लिए आई कितना रखेंगे, यहाँ पे आई रखना है, तो दो जगह आई रखते ही आंसर आएगा। बताइए जल्दी जल्दी, mg साइन थीटा ना, कितना, mg साइन थीटा बाई 2, यहां mg साइन थीटा बाई 3 ना, 2 कोई बोल रहा है ऊपर, यहां पे 2 mg साइन थीटा बाई 5, 2 mg साइन थीटा बाई 5, हाँ हाँ 2 mg साइन थीटा बाई 7। देखिए फ्रिक्शन आ गया। आपको पता है, ये देखिए ना, सब एक एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान सकते हैं आप। यदि सॉलिड स्फीयर रख दें, सॉलिड स्फीयर इंक्लाइंड प्लेन पर रख दें सफिशिएंटली रफ, और म्यू न दें और कहे प्योर रोलिंग हो रहा है, तो फ्रिक्शन बताइए, फ्रिक्शन यही आंसर है। ठीक है, म्यू की जरूरत नहीं है। म्यू की जरूरत तो ऐसे जब स्लिपिंग नहीं होती है ना तो कहीं नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं, फ्रिक्शन को तो इसी तरह लेते हैं, बिना म्यू के फ्रिक्शन आएगा कैसे। ध्यान रखिएगा, म्यू की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन इतना ही लग रहा है। यदि सॉलिड स्फीयर का प्योर रोलिंग है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड स्फीयर पे इतना लग रहा है, हॉलो स्फीयर पे इतना लग रहा है, डिस्क पर इतना लगता है, और रिंग पे इतना लगता है। यदि मैं कहूं कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, तो जल्दी से बताइए। रिंग पर। जानते हो क्यों लग रहा है? क्योंकि सुनो ना, ऐसे ऐसे सुनो, इसको ले जाने वाला mg sin थीटा तो सबके लिए था,
सबको कौन लेके जा रहा था? तो सबके लिए सेम ही था। तो जिस पे पीछे ज्यादा लग गया होगा तो देर में पहुंचेगा, और सबसे कम लगा होगा तो जल्दी पहुंचेगा। तो सबसे कम किस में लगा होगा? और चेक करके देख सकते हैं सबसे कम उसी में लगा भी होगा, है ना, तभी तो जल्दी पहुंचा होगा। टाइम हम तो निकाल लोगे तुम लोग। टाइम निकालने के लिए क्या करना मालूम है ना? 9वीं क्लास का लगाओगे, 9वीं क्लास का। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एड स्क्वायर, ये जानते ही आप सबका, यूटी प्लस हाफ एड स्क्वायर। रोटेशनल की जरूरत नहीं है उसमें, ए आ चुका है वही रखना है। लेकिन क्वेश्चन बनता है, सॉलिड स्फीयर रख के पूछ सकता हूं कितनी देर में पहुंचेगा, तो आसान थोड़ी है सॉलिड स्फीयर के लिए। तो आपको निकालना पड़ेगा ना, ये तो निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ये ऐसे थोड़ी आ जाएगा। कई ठो कहते हैं हाँ क्वाइट ऑब्वियस जी साइन थीटा से जाएगा। अच्छा एक ठो ऑप्शन भी दिया रहता है वो वाला, ये देखिए। ढेर लोग करके, अच्छा जब ऐसा होता है ना जी साइन थीटा से लगा देते हैं, आ जाता है तो खूब खुल जाते हैं, एक ठो तो आया कम से कम। सुबह बदलता है वो भी गलत है जब रिजल्ट आता है। हाँ